बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS24 क्लासेस में। NS24 क्लासेस में दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया बुक 2020 की। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे चैनल पर आपको मैथ की क्लास, हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, इसके भी अलावा आपको स्पेशल क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको चैनल पर विजिट करें और देखें और लाभ उठाएं। देखिए बात करेंगे आज हम इंडिया बुक 2020 की। इंडिया बुक 2020 भारत सरकार द्वारा जो है इसको पब्लिश कराया जाता है, जो कि जितनी भी अब तक जो भी करंट से जो है रिलेटेड जो भी आपकी डिटेल्स है वो सारी आपको इंडिया बुक 2020 में मिल जाएगी। हर साल इसको पब्लिश किया जाता है, उसी से आज हम कराएंगे आपको। देखिएगा संविधान के अनुच्छेद 370 और धारा 135A को निरस्त किए जाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया। 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ठीक है, इनके 2 जिले हुए हैं। लद्दाख के 2 जिले, जिसमें कि पहला जिला हो गया आपका लेह और दूसरा जिला हो गया कारगिल। दूसरा जिला कौन सा? कारगिल, ठीक है। कारगिल लेह सबसे बड़ा जिला हो गया इस बार भारत का, ठीक है। ये 370 जो है ये पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और इसे जो है संविधान में अस्थायी रूप से इसको जोड़ा गया था। अस्थायी रूप से जो है इसको जोड़ा गया था, ना कि स्थायी रूप से। 35A इसको जो है एक मजबूती प्रदान करता है, इसके लिए नियम बनाता है, ठीक है। इससे आगे चले हम देखते हैं। चलिए बात करेंगे 370 की। देखिए 370 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले है एक विशेष राज्य का दर्जा। इसको विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसको क्या था? विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। दूसरा नंबर देखेंगे हम, जो भारत की सांसद है, भारत की सांसद का जो क्षेत्र अधिकार है, भारत की सांसद का जो क्षेत्र अधिकार है वो सीमित हो गया। क्या हो गया? भारत की संसद का क्षेत्र अधिकार एक सीमित हो गया। क्यों सीमित हो गया? क्योंकि जो इनके बनाए हुए प्रावधान थे, संसद के जो बनाए हुए प्रावधान थे, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में जब लागू नहीं होते थे वो एक सीमित हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको क्या कहा गया? सीमित। पर 3 चीजों में जो है इनको जो है नियम और अधिकार थे। नियम बनाने के और अधिकार थे, किस किस चीज के लिए? देखिएगा विदेशी मामले, आपके रक्षा, और आपका था एक विदेशी रक्षा और संचार के मामले, ठीक है। इस पे ये जो है अधिकार था इनका। और किस किस चीज पर अधिकार नहीं था? वो था आपका सूचना। आप इनसे सूचना नहीं ले सकते थे, ठीक है। सूचना का अधिकार नहीं था। SC और ST, SC ST को जो आरक्षण होता था वो नहीं मिलता था, ठीक है। SC ST को आरक्षण नहीं मिला करता था, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिए इसके बाद में था एक इनके पास, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल 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 एटोनॉमी। इंटरनल एटोनॉमी से मतलब इनके पास जो है एक अपने जो है कह सकते हैं हम कि आंतरिक विषयों पर नियम बना सकता था। आंतरिक विषयों पर नियम बनाने का मतलब है कि ये अपने खुद के जो है एक नियम नियम घोषित कर सकता था। कहा जाए तो एक सरल भाषा में कहा जाए तो अपने लिए ये नियम बनाया जा सकता, अपने लिए ये खुद नियम बना सकता था। अपने लिए ये खुद नियम बना सकता था, ठीक है। अपने लिए ये खुद नियम बना सकता था, ठीक है। देखिएगा अगली चीज, देखिएगा इनका अपना झंडा था। इनका
अपना झंडा हुआ करता था। इनका अपना झंडा हुआ करता था। आगे की चीज देखिएगा, इनका अपना झंडा हुआ करता था, इनका संविधान हुआ करता था अपना, इनका संविधान हुआ करता। आप बताएंगे मुझे ये लागू कब किया गया था, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू कब किया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगली चीज देखिएगा, यहां पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रणवीर दंड संहिता। जैसे कि भारत में जो है अपने यहाँ जो है क्या चलता है, आईपीसी आईपीसी की धारा, जो इंडियन पेनल कोड की धारा के मुताबिक जो है किसी को दंड दिया जाता है। अपराध अगर वो करता है तो आईपीसी के तहत उसको दंड दिया जाता है। वो यहाँ पर जो है रणवीर दंड संहिता के आधार पर जो है इसको वहां पर जो है दंड दिया जाता था, ठीक है। अब किसके द्वारा दिया जाता, अब आईपीसी के द्वारा दिया जाता, ठीक है। देखिएगा और चीजें मैं आपको बताता हूं, इधर साइड में बता देता हूं। यहां पर पहले विधान परिषद हुआ करती थी, विधान परिषद विधान परिषद हुआ करती थी। विधान परिषद से मकसद क्या होता है, ये राज्य की एक विशेष राज्य का उच्च सदन होता है, ठीक है। ये होता है राज्य का उच्च सदन, ठीक है। राज्य का उच्च सदन से मतलब जैसे कि केंद्र में राज्यसभा लोकसभा होते हैं, इसी तरीके से जो है जैसे राज्य में जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होता है, लोकसभा जो होती है कि वो सॉरी लोकसभा जो होती है उच्च सदन, और राज्यसभा जो होती है वो कौन सी होती है, वो निम्न सदन होती है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है विधान परिषद जो थी ये राज्य की जो है उच्च सदन होता है, ठीक है। इसको जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और जो विधानसभा थी, विधानसभा विधानसभा का जो टाइम था वो कितना था, 6 वर्ष का था। विधानसभा का जो टाइम था वो 6 वर्ष का था। अब इसको 6 वर्ष को खत्म कर दिया, अब इसको 5 वर्ष कर दिया गया। ये पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, इसका टाइम 5 वर्ष कर दिया गया। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे 35A की। और हम बात करें 35A की तो देखिएगा 35A की अगर हम बात करें तो ये एक विशेषाधिकार नागरिकों को, ये विशेष अधिकार देता था नागरिकों को, ठीक है। ये विशेष अधिकार देता था नागरिकों को, और इसमें एक चीज ये थी, ये 370 को मजबूत करता था, ये 370 को मजबूती प्रदान करता था, मजबूती प्रदान करता था, ठीक है। क्या करता था, मजबूती प्रदान करता था, 370 को एक मजबूत बनाता था। अगली चीज देखिएगा इसमें स्थानीय स्थानीय निवासी की अगर हम बात करें, स्थानीय निवासी जो थे ये विधानसभा को अधिकार था इसका पूरी तरह से जो है ये डिसाइड करती थी। और इसमें जो था 2 नियम बने हुए थे। कितने नियम थे, 2 नियम थे। वो कौन कौन से नियम थे, बात करें 1954 तक, ठीक है। आप ये शब्द याद रखेंगे, 1954 तक 10 वर्षों से, इसको आप ध्यान रखेंगे। 1954 से 10 वर्षों जो यहाँ रह रहा है, ठीक है, उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और एक संपत्ति के आधार पर, एक काय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर उसको नागरिकता, संपत्ति के आधार पर उसको नागरिकता मिलेगी, ठीक है। बस यही इनमें जो है प्रावधान थे। और भी अगर हम देखें इसमें तो हम इसके अलावा तो हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम इमरजेंसी की, आपातकाल।
अगर हम बात करें आपातकाल की, आपातकाल, देखिए आपातकाल जो है 3 प्रकार का आपातकाल लगता है, लगाया जा सकता है। सबसे पहला है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। दूसरा है आपका राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। तीसरा आपका राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। देखिएगा ये दोनों आपातकाल जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे, जम्मू कश्मीर में ये दोनों आपातकाल लागू नहीं हो सकते थे। हालांकि ये वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा, भारत में अभी तक नहीं लगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इंदिरा गांधी के टाइम पर 1975 में यह आपातकाल लगा दिया गया था, ठीक है। राज्य आपातकाल जो है ये राज्य में अगर ज्यादा ही सिचुएशन खराब होती है किसी भी परिस्थितियों को लेकर, जैसे कि सरकार अपने मंत्री क्या कहते हैं उसको, अगर सरकार जैसे कि मान के चलिए उनके विधायक अगर टूटते हैं या वहां पर कोई भी जैसे कि अभी बम्बई में जो है आपातकाल लगाया गया था जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, ठीक है, उसे ही हम राज्य आपातकाल कहते हैं। ये लगता रहता है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ये राज्यों में लगता रहता है। पर वित्तीय आपातकाल और ये दोनों आपातकाल वहां पर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था, ठीक है, आपातकाल का। देखिएगा अगली चीज और मैं बताता हूं आपको एक और, नाम व सीमा, नाम व सीमा में परिवर्तन। नाम व सीमा में परिवर्तन जो था संसद स्वतंत्र थी इसको परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, संसद स्वतंत्र होती थी, इसको क्या कहते हैं परिवर्तन करने के लिए भारत के कहीं भी, भारत में कहीं भी। पर जम्मू कश्मीर में ये नहीं कर सकती थी ऐसा, जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता था, ठीक है। बस आपको इतना फर्क याद रखना है कि जो नाम व सीमा जो क्षेत्र अधिकार हुआ करते थे जिसको हम कहते हैं राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर सकती थी संसद, पूरे भारत के लिए स्वतंत्र थी पर जम्मू कश्मीर के लिए स्वतंत्र नहीं थी, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम, इससे आगे है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, सबसे पहली चीज 370 खत्म कर दिया गया, 35A खत्म कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, यूटी में 2 यूटी बना दिए गए। सबसे पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। इनके जो हाई कोर्ट है, न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट दोनों का संयुक्त एक ही जगह बना दिया गया जो कि जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहां, जम्मू कश्मीर में। यूटी में जो सरकार जो यूटी में जो काम करते हैं सरकार के गवर्न वाले, तो वो उनके कहते हैं हम लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हम कहते हैं प्रसाद पर्यायंत, क्या कहते हैं, प्रसाद पर्यायंत। आप मुझे इसका इंग्लिश का टर्म बताएंगे, इसका मीनिंग्स बताएंगे, प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। एक होते हैं हमारे गवर्नर, देखिए गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में अंतर आपसे अगर पता किया जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और आप लोगों को इसके बारे में, आप लोग इसके बारे में नहीं बता पाओगे। अगर बता पाओगे तो देखो इसका अंतर होता है इतना कि ये जो होता है राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, कौन होता, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि, इसका राष्ट्रपति का, और ये जो होता है प्रसाद पर्यंत कहलाता है,
ठीक है, तो आप मुझे प्रसाद पर्यंत का मतलब तो आप मुझको जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा जो वल्लभ भाई पटेल हैं, आगे देखो क्वेश्चन है इस पे। ठीक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसको ध्यान से पढ़िएगा आप और इसका आंसर बताएं। इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। ठीक है, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। ठीक है, क्या होती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है कथन आपके सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्या आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके हमें बता भी सकते हैं, वरना लो हम ही बता देते हैं। देखो, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता था क्योंकि जर्मनी का जो एकीकरण किया था वो बिस्मार्क ने करा था। ठीक है, किसने किया था? बिस्मार्क ने। इसलिए इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया। एकीकरण से मतलब क्या है हमारा? एकीकरण से मतलब यह है कि इन्होंने सारे जो राज्य थे, जो राज्य अलग अलग थे, जो कि एक संघ में नहीं बंधना चाहते थे, उनको भी इन्होंने एक संघ में बांधा। जैसे भी करके संधि करके फोर्स के द्वारा जिस तरीके से भी कब्जाने मतलब जैसे भी मतलब जैसे उनकी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ में जास्ती नहीं की। ठीक है, उनके साथ में किसी के साथ में भी जास्ती नहीं गई। वोटिंग के द्वारा या किसी भी तरीके से इन्होंने जो है अपने क्षेत्र इन्होंने जो है एक बड़ा भारत का आकार तैयार कर दिया। ठीक है, देखिएगा हम बात करेंगे भारत भूमि और उसके निवासी। भारत भूमि और उसके निवासी ये फ्रंट पेज पे आपके जो है इंडिया बुक 2020 में दे रखा है। इसको आप ध्यान से देखो, ये कथन है, भारत मानव जाति की पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षा प्रसाद सामग्री का खजाना केवल भारत में निहित है। ये किसने कहा? मार्क ट्वेन ने कहा। किसने कहा? ये मार्क ट्वेन ने। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें भारत के क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। आकार में अगर हम बात करें तो विश्व में 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है ये आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जनसंख्या के मामले में दूसरा है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के बताएं। देखिएगा पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित भारत की मुख्य भूमि जो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट और उत्तरी अक्षांश में 68 डिग्री 7 मिनट 87 डिग्री 25 मिनट है। देखिए आपने कभी ये ग्लोब देखा होगा, किसी ने भी आपको यूट्यूब पे भी और सारी जगहों पर आपको ये इस तरीके से ग्लोब जो है लोगों ने बताया होगा किस तरीके से क्या है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ लगभग जो है ग्लोब होता है। ये जो होते हैं अक्षांश होते हैं, ये वाले जो लेटी हुई लाइन है। ठीक है, इस तरीके से मान के चलें ये 0 डिग्री है। ये आपकी जो है इसके समांतर दो लाइनें होती हैं जो 23.5 डिग्री पर होती हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। देखिए ये जो लेटी हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं अक्षांश, और जो खड़ी हुई लाइन है इसको बोलते हैं हम देशांतर। जो बड़ी वाली लाइन है वो आपकी है जो बड़ी संख्याओं में है। ठीक है, जैसे कि आपकी 8 डिग्री 37 डिग्री। ठीक है, ये आपके अक्षांश है। ठीक है, क्या है? ये आपके अक्षांश है, और ये बाकी जो है आपकी ये क्या कहते हैं उसको? देशांतर है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा उत्तर से दक्षिण तक इसकी अधिकतम
जो लंबाई है वो कितनी है? लंबाई जो है आपकी 3214 किलोमीटर, और ये आपकी जो है पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर जो है ये 2933 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी ये क्षेत्र, ये इसका जो है मेजरमेंट है। इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। कुछ कथन है। भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान से मिलती है। ठीक है, आप इसको पढ़ें। उत्तर में चीन, भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। भारत की सीमा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। देखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान उत्तर पश्चिम की बात हो रही है। मान के चलिए ये हमारा मैप है। ठीक है, मैप है आपके सामने। ये आपका क्या है? पश्चिम है। और ये क्या है? आपका पूरब है। ये उत्तर हो गया आपका, ये हो गया आपका दक्षिण। ठीक है, तो आपका पश्चिम उत्तर यही तो हो गया। ठीक है, पश्चिम उत्तर आपका ये हो गया। देखिएगा, अफगानिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल ठीक हो गया। उत्तर में चीन और भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल बात सही है। उत्तर में आपका ये जो है आपका नेपाल, भूटान और चीन के साथ में सीमा साझा करता है। भारत की सीमा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। देखिए पूर्व ही है। ठीक है, तो ये आ गया बांग्लादेश आपका, और ये आ गया आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। इसी तरीके से बात करें हम पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्र चैनल किस देश को भारत से अलग करता है? पृथक का मतलब होता है अलग करना। देखिए, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, अब बात करें हम श्रीलंका के, तो गल्फ ऑफ मन्नार जो है श्रीलंका को अलग करता है। कौन? श्रीलंका। ठीक है, कौन? श्रीलंका। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक आपका क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की प्राकृतिक संरचना। भारत की प्राकृतिक संरचना की अगर हम बात करें, भारत की प्राकृतिक संरचना की अगर हम बात करें तो मुख्य भूमि 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में जो है विभक्त की गई है या बांटी गई है। ठीक है, विभक्त की गई है 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में जो है इसको बांटा गया है। ठीक है, वो कौन कौन से? देखो, विशाल हिमालय क्षेत्र हो गया आपका, विशाल हिमालय क्षेत्र हो गया। ठीक है, दूसरा आपका गंगा सिंधु का मैदानी भाग हो गया आपका, गंगा सिंधु का मैदानी भाग हो गया। ठीक है, रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया आपका, दक्षिणी प्रायद्वीप। ठीक है, ये 4 भाग हो गए आपके। दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतमाला में 3 लगभग समांतर श्रृंखलाएं जो बड़े पठार और घाटियों से विभाजित हैं, जिसमें कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियां प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कहने का मतलब यह है बहुत ज़्यादा हरी भरी घासें, फूल, पौधे, जिसको जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा। केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित हैं। इन पर्वतमालाओं में विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियां स्थित है। समुद्र तट से बहुत अधिक ऊंचाई होने के कारण इसके कुछ दर्रों से होकर यात्रा की जा सकती है। दर्रों से ही हम इसकी जो है यात्रा कर सकते हैं।
बाकी पहाड़ों पर से तो चढ़ के जा नहीं सकते, ठीक है। तो इनमें जो दर्रे हैं उनसे ही हम जो है, जिसमें कि दार्जिलिंग के उत्तर पूर्व में चुम्बी घाटी होते हुए मुख्य भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर स्थित कौन सा जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, कल्पा किन्नौर दर्रा। उत्तर में आपका जो उत्तर पूर्व में है ये सतलुज घाटी में चिपकीला दर्रा जो है ये प्रमुख है, ठीक है। कौन कौन सा देखिएगा, ये आपका एक तो ये हो गया नाथुला दर्रा, ठीक है, और ये शिपकीला दर्रा, ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर्वतमाला करीब 2400 किलोमीटर में फैली है, ठीक है। ये अलग अलग स्थानों पर 240 और 320 किलोमीटर तक चौड़ी है, ठीक है, चौड़ाई है इसकी। क्वेश्चन बन जाता है, ये बना है एग्जाम में, ये आप इसको ध्यान से देखें। पूर्व में भारत और म्यांमार तथा भारत में बांग्लादेश के बीच अपेक्षाकृत कम ऊंचाई के पर्वत श्रृंखलाएं पाए जाते हैं, ठीक है, कम ऊंचाई की। लगभग समूचे पूर्व पश्चिम में गारो, खासी, जयंतिया, नागा पर्वतमालाएं श्रृंखला को उत्तर पश्चिम में मिजोरम है, ठीक है, मिजो पहाड़ियां भी हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका एनसीईआरटी से है, इसको देखिएगा। मुख्य भूमि 4 भागों में बांटी गई है, जो कि विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, यह आपका विस्तृत पर्वतीय प्रदेश हो गया, ठीक है। सिंधु गंगा के मैदान, अगर हम सिंधु गंगा के मैदान की बात करें तो ये आपके सिंधु गंगा के मैदान हो गए, ठीक है, जो कहाँ है, ये है आपके दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में है। रेगिस्तानी क्षेत्र आपका ये सब रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया, ठीक है, ये आपका रेगिस्तानी क्षेत्र हो गया पूरा। बात करें दक्षिणी प्रायद्वीप, ये आपका दक्षिणी प्रायद्वीप हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दक्षिणी प्रायद्वीप हो गया ये आपका। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु और गंगा के मैदान की हम बात करें तो गंगा और सिंधु के मैदानी भाग करीबन 2400 किलोमीटर लंबे और 240 और 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो कि 3 विशेष नदी प्रणालियों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के स्थलों से मिलकर बने हैं। किससे बने हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के थालों से मिलकर बने हैं, ठीक है। थालों का मतलब होता है बेसिन, क्या होता है, बेसिन होता है थालों का मतलब, ठीक है। ये मैदान नदियों की बाढ़ के साथ बहकर आई कछारी मिट्टी से बने दुनिया के सबसे बड़े मैदानों में से है। जो कछारी मिट्टी नदियों के द्वारा, जो बाढ़ के द्वारा जो कछारी मिट्टी बहकर आई है, उससे ये मैदान बने हैं और धरती पर सर्वाधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। आबादी वाले मतलब यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा घनी आबादी है। दिल्ली, यमुना और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र की ऊंचाई में केवल 200 मीटर ही ढाल है। कितना ढाल है, केवल 200 मीटर का ही ढाल है नीचे को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है आपके लिए, इसमें बताएं, इनको जो है क्रम में लगाएं इन नदियों को, ठीक है। निम्न नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाएं। कहने का मतलब क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आपका उत्तर हो गया, ये हो गया दक्षिण, नीचे की ओर जाते हुए आप जो है इसको इस तरीके से क्रम में लगाएं। देखिएगा, सबसे पहले आपकी ये सिंधु नदी आ रही है, ठीक है, नंबर 1 पर आपकी हो गई सिंधु नदी। दूसरी नदी आ गई आपकी ये, दूसरी नदी कौन सी, झेलम नदी है आपकी, ठीक है, कौन सी, झेलम नदी। तीसरी नदी कौन सी है आपकी, तीसरी नदी हो गई आपकी चिनाब, ठीक है। चौथी नदी कौन सी है आपकी, चौथी नदी हो गई आपकी रावी, ठीक है। और 5वीं नदी आपकी सतलज। तो आप ये सीक्वेंस जो है याद रखेंगे अच्छे से एग्जाम में, जो कि आपको कोई परेशानी ना पड़े। देखिएगा, एक प्रश्न और है, बृहत रेगिस्तान कच्छ के रण से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है। कहां तक, लूनी नदी तक, ठीक है, लूनी नदी तक। रेगिस्तान कच्छ के रण में लूनी नदी लुप्त भी हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कहाँ जाके लूनी नदी कहाँ लुप्त होती है, कच्छ के रण में जो है लूनी नदी जाकर जो है लुप्त हो जाती है। लघु रेगिस्तान जैसलमेर जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर पश्चिम तक है, ठीक है। तो ये दोनों आपके कथन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करेंगे अच्छे से। देखिए, दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार
460 से ये 1220 किलोमीटर तक के ऊंचे पर्वत पहाड़ियों की श्रृंखलाओं द्वारा सिंधु गंगा के मैदान में पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रमुख है अरावली हो गया, आपका विंध्या हो गया, सतपुड़ा की, मैकाल और अजंता की जो पर्वतमाला है, ये जो आपकी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको आप जो है अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, रट लीजिएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय के लिए एक तरफ से पूर्वी घाटी है, प्रायद्वीपीय के एक तरफ पूर्वी घाटी है जहां औसतन ऊंचाई 610 मीटर के करीब है। कितनी है? 610 किलोमीटर के करीब है। और दूसरी तरफ जो है इसकी पश्चिमी घाट है। कहाँ है? जो पश्चिमी घाट है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो साधारणतः कितनी मानी गई है? जो पश्चिमी घाट की, ये 915 और 1220 मीटर है। कहीं कहीं पर ये 2440 मीटर से अधिक है। ठीक है, आप याद रखेंगे पूर्वी घाट की अगर हम बात करेंगे, पूर्वी घाट की, तो इसकी ऊंचाई है 610 मीटर के करीब। ठीक है, और अगर हम पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो पश्चिमी घाट है 915। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच समुद्री तट की एक सकरी पट्टी है। सकरी के पट्टी का मतलब ये देखो इस तरीके से, ये एक सकरी पट्टी है इतनी चौड़ी सी। ठीक है, और पूर्वी घाट और उसके बंगाल की खाड़ी के बीच एक चौड़ी पट्टी है। यहाँ पे थोड़ी चौड़ी पट्टी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी पतली पट्टी है और यहाँ पे जो है थोड़ी चौड़ी पट्टी है। ठीक है, पठार का ये दक्षिणी भाग नीलगिरी की पहाड़ियों से बना है। ठीक है, और जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, इसके पार फैली कार्डम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। कार्डम पहाड़ी का मतलब इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची को हम कार्डमम बोलते हैं। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। पठार का ये दक्षिणी भाग नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अगर हम बात करें इसको हमें जो है सीक्वेंस में लगाना है। इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे? देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यह है अरावली की पहाड़ी। देखिए कह रहे हैं निम्न में से उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जमाएं। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जमाएं। सबसे पहले अरावली की पहाड़ी नंबर 1 हो गया। दूसरा ये देखो विंध्या श्रेणी हो गया आपका ये। ठीक है, ये आपको जो है अच्छे से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको एनसीईआरटी का मैप उठा लेना, उसमें आपको सब अच्छे से दिख जाएगा। दूसरा हो गया ये। तीसरे की हम बात करें तो तीसरा देखो सतपुड़ा श्रेणी, ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहले अरावली, फिर विंध्या, फिर सतपुड़ा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है इसको मैप में सेट कर लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूगर्भीय संरचना। भूगर्भीय संरचना की हम बात करें, भूतत्वीय संरचना भी प्राकृतिक संरचना की तरह 3 भागों में बांटी जा सकती है। कौन कौन सी? हिमाचल, जिससे समृद्ध पहाड़ियों का समूह बना है। ठीक है, सिंधु गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भाग। ये मैंने आपको जो है टोटल जो है अच्छे से समझा दिया है। भूगर्भीय संरचना की हम बात करें, उत्तर में हिमालय पर्वत का क्षेत्र, उत्तर में क्या है आपका हिमालय पर्वत का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, आपका जो जम्मू कश्मीर पूरा वगैरह ये सब उत्तर, ये जो है हिमालय पर्वत ही है। ठीक है, हिमालय पर्वत के उसमें आता है साइड में। नागुला शाही पहाड़ी, ठीक है, पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र हैं। लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुई पर्वत निर्माण प्रक्रिया के क्रम में तलछट और चट्टानों के तल बहुत ऊंचे उठ गए। उन पर मौसमी कटाव तत्वों ने काम किया, जिसमें वर्तमान उभार व अस्तित्व में आए। ठीक है, कैसे? देखिए मैं आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ। ये जो पर्वत थे, ये जब इनमें कटान हुए हैं, जब इसमें जब ये यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ कटान हो गया तो ये इस तरीके से हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये पहाड़ी बन गई, देखो इस तरीके से कटान हुआ, इस तरीके से पहाड़ी बन गई। जैसे जैसे कटान होते गए वैसी वैसी पहाड़ियाँ बनती गई। ठीक है, पानी ने अपना खुद निकलने का रास्ता बनाया। जब निकलने का रास्ता बनेगा तो भाई पहाड़ हो या कुछ भी हो, पत्थर हो, वो कटेंगे। कटने का मतलब नीचे ढाल पे जाएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, फूटेंगे, तो इसलिए जो है घाटी बन जाती है। क्या बन जाती हैं? घाटियाँ बन जाती हैं। तो उसी की वजह से ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं बन जाती हैं। सिंधु गंगा के विशाल मैदान कछारी मिट्टी के भाग हैं। कैसी मिट्टी के? कछारी मिट्टी के, जो उत्तर हिमालय में दक्षिण के प्रायद्वीपों से अलग करते हैं। ठीक है,
प्रायद्वीपीय अपेक्षा स्थायी और भूकंपीय हलचलों से जो है मुक्त रहता है। यहाँ पर हलचलें बहुत कम ना नहीं आते हैं, ठीक है। इस भाग में प्रागैतिहासिक काल की लगभग 380 करोड़ वर्ष पुरानी रूपांतरित चट्टानें भी मिली हैं यहाँ पर, ठीक है। शेष भाग गोंडवाना का कोयला क्षेत्र तथा मिट्टी के जमाव से बना भाग दक्षिणी लावे से, ठीक है। जो दक्षिणी भाग जो है बना है वह चट्टान लावों से बना है। लावे का मतलब जैसे ज्वालामुखी है आपकी, मान के चलें ये ज्वालामुखी विस्फोट हुई है, इसमें जो लावा निकलेगा वो जमाव होगा लावे का, उससे ही चट्टानें बन जाती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अगनीय चट्टानें। कैसी चट्टानें? अगनीय चट्टानें, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे ये मैप है, इसको आप ये जो है पर्वत भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें, नंदा देवी आ गया, अब आपका नेपाल हिमालय आ गया, धौलागिरी आ गया, ठीक है। इस तरीके एवरेस्ट आ गया आपका, ये भूटान हिमालय। तो आप इसको जो है अच्छे से देख लेगा, एनसीईआरटी का मैप है ये, देखिएगा। भारत की नदियां 4 समूह में वर्गीकृत की जा सकती हैं। कौन कौन से? हिमालय की नदियां हो गई, एक प्रायद्वीपीय नदियां हो गई, तटवर्ती नदियां और अंतस्थलीय प्रवाह क्षेत्र की नदियां, अंतस्थल प्रवाह क्षेत्र की नदियां, ठीक है। ये जो आपकी 4 वर्गों में इसे विभक्त किया गया है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिएगा, हिमालय की नदियां जो हैं 12 मासी हैं। 12 मासी का मतलब इनमें जो है 12 मासी जो है पानी बहता रहता है, ठीक है। जिन्हें आमतौर पर बर्फ पिघलने से मिलता है। इन्हें पानी जो है आमतौर पर किस तरीके से मिलता है? जो पर्वत हैं उन पे जो है बर्फ होती है, वो पिघलती है, वही नीचे को पानी आता है, ठीक है। तो इससे जो है 12 मासी जो है यहाँ पे पानी, जिसमें वर्ष भर निर्वाह प्रवाह बना रहता है, पानी का जो है लगातार बहाव होता रहता है। मानसून के महीने हिमालय पर भारी वर्षा होती है, इस वजह से यहाँ पे जो है भारी जल, जिससे कि नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और अक्सर जो है इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। फायदा भी होता है, खेती को फायदा होता है, और लोगों को वैसे अगर रहन सहन की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियों में सामान्यतः वर्षा का पानी जो है रहता है, इसलिए नदी की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। अधिकांश नदियां 12 मासी नहीं है, 12 मासी नहीं है। और तटीय नदियां विशेषकर पश्चिम की तट से कम लंबी है, लंबाई भी कम है इनकी, और इनके जलाशय सीमित है, जल ग्रहण जो है इनका सीमित है, जिससे अधिकतर एकाएक पानी भर जाता है। कहने का मतलब ये है, एक जल भराव की वजह से हल्के हल्के उसको पानी को छोड़ा जाता है, जिसके नदियों में कुछ टाइम तक पानी रहता है। मगर ये नहीं है कि 12 मासी चलता रहेगा, ठीक है। कुछ समय पर जैसे कि सिंचाई के लिए ज़रूरत होती है तब छोड़ा जाता है, समझिए। इस तरीके से जो है, या किसी काम के लिए भी पानी जो छोड़ा जाता है, बस उसी टाइम पे जो है इसमें पानी छोड़ा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में नदियों बहुत कम है। जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे नदियाँ बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेत वगैरह है, ठीक है। जिसमें से अधिकतर थोड़े दिन तक ही बहती हैं, थोड़े दिन तक ही बहती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है बारिश के कारण अगर बह गई नदियाँ तो बहती हैं, बाकी वरना कहीं से पानी का स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। देखिए कथन है और यह है कारण, इस चीज को आप ध्यान देंगे, कथन और कारण। देखिए कथन होता कहना और कारण होता उसका एक तरह से एक्सक्यूज, मतलब उसका जो है यह है, इसके लिए जो है कहा गया है, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहिनी है। सतत वहिनी का मतलब होता है कि वो 12 मासी बहती रहती हैं, ठीक है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है। हिमानियों को किसे कहते हैं? जो मैंने अब आपको बताया कि पहाड़ों पे जो बर्फ होती है उसे हिमानी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, कथन कारण दोनों सही है। और देखिएगा आर ए की सही पुष्टि करता है। आर ए की पुष्टि सही कैसे करता है वो भी आप समझ लीजिएगा। देखो हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वहिनी है, क्यों है? क्योंकि नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानी है। ये इसकी सही व्याख्या करता है, बिल्कुल आर ए की सही पुष्टि करता है, ठीक है। इस चीज को आपने समझ लिया। चलिएगा
भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों में सुबानसिरी, जिया, भरेली, धनसिरी, पुथीमारी और मानस है। ठीक है, कौन कौन सी? ये ना हो गई आपकी जिया हो गई, भरेली हो गई, धनसिरी, पुथामारी और मानस। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में तीस्ता आदि नदियां मिलकर अंत में गंगा में मिल जाती हैं। कहाँ जाके मिलती हैं? गंगा में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, बराक नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ियों में होता है। कहाँ होता है? मणिपुर की पहाड़ियों में। इसकी मुख्य सहायक नदी मकतांग्र, जिरी, सोनोई, रुकनी, कटारखल, धनेश्वरी, लंगाचीनी और जटिंग है। क्या है? जटिंग। बराक बांग्लादेश में तब तक बहती रहती है जब तक कि भैरव बाजार के निकट जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में इसका विलय नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक बहती रहती है। कहाँ जाके विलय होता है इनका? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, इस चीज को आपने समझ लिया अच्छे से। चलिएगा देखिएगा, दक्षिणी क्षेत्र में सामान्यतः पूर्वी दिशा में बहने वाली अधिकतर बड़ी नदियां प्रणालियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिएगा, जब हमारी पूर्व से जब नदी आएगी कोई सी भी, तो कहाँ जाके गिरेगी? अरब सी में जाके गिरेगी। ठीक है, और जब हमारी कोई भी पश्चिम से जब हमारी कोई नदी आएगी तो कहाँ जाके गिरेगी? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगी। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। देखिएगा, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, जब ये नदी देखिएगा पूर्व दिशा से बहने वाली नदी जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगी। मैंने आपको इस बताया है अभी कि जब पूर्व से बहने वाली जो है बंगाल की खाड़ी में, जो पूर्व की दिशा में बहने वाली। ठीक है, देखिए समझिएगा, लैंग्वेज को समझिएगा। यहां से चली हैं, पूर्व की दिशा में जा रही हैं। ठीक है, क्या कहा गया है इसमें? पूर्व की दिशा में जा रही हैं, तो कहाँ जाके गिरेंगी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में। पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियों में गोदावरी हो गई आपकी। ठीक है, कृष्ण हो गई, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी शामिल है। आपको ये ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों को जो है इनमें से कौन सी नदी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, महानदी, ये सब जो है पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां हैं और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। बात करें नर्मदा, तापी की, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, तापी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरे सबसे बड़ी नदी घाटी है। दक्षिणी प्रायद्वीप में गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी घाटी है, जो भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। कितने? भारत के 10% क्षेत्र को कवर करती है। ठीक है, इसके बाद कृष्ण नदी घाटी का स्थान और इसका क्षेत्र महानदी के एक अन्य बड़ी नदी घाटी है। ठीक है, दक्षिणी क्षेत्र के ऊंचे वाले इलाकों में अरब सागर की ओर बहने वाली नर्मदा का थाला बेसिन और दक्षिण में बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली कावेरी नदी का थाला बेसिन बोलते हैं इसको। ठीक है, दोनों लगभग समान आकार के हैं, परंतु इसका स्वरूप एक विशेषताएं भिन्न है। इनका जो स्वरूप जो है वो जो है एक है, और अगर देखा जाए इसकी विशेषताएं जो हैं भिन्न है। ठीक है, उनका स्वरूप और विशेषताएं दोनों ही भिन्न है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। देखिएगा, क्वेश्चन है अगला, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कठियावाड़ मैदान आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोंकण है आपका, फिर ये इतना फिर आपका ये हो गया मालाबार तट हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया कोरोमंडल। ठीक है, ये आपका आ गया आंध्र तटीय मैदान, ये आपका आ गया उत्कल मैदान। ठीक है, उत्कल आ गया, फिर आपका ये वाला जो है उत्तरी सरकार मैदान आ गया। तो देखिएगा, हमसे पता किया गया उत्तर से पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाता? उत्तरी, देखो कठियावाड़ा तो इसमें ऑप्शन में है नहीं कहीं भी। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे है ही नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसका कोंकण तट जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। कोंकण तट इसलिए हो जाएगा, अगर हम मालाबार करते हैं तो मालाबार आ गया दक्षिण में। ठीक है, ये दक्षिण का पार्ट हो गया, ये उत्तरी वाला कहलागा। ठीक है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन में नहीं है, नहीं तो ये ऑप्शन सही होता हमारा। ठीक है,
कठियावाड़ा, ये सही होता हमारा ऑप्शन। देखिएगा, भारत की जलवायु आमतौर पर उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय के बारे में आपको जो मैं अच्छे से जो एक वीडियो बनाकर समझा दूंगा, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं। ठीक है, ये 4 ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु जनवरी से फरवरी तक महीना माना जाता है इसका। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक माना जाता। वर्षा ऋतु दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मौसम जून सितंबर, और मानसूनी पश्चिम ऋतु अक्टूबर से दिसंबर, जिसमें दक्षिणी प्रायद्वीप में पूर्वोत्तर मानसून भी कहा जाता है। भारत की जलवायु 2 प्रकार की मौसमी हवाओं का प्रभाव पड़ता है, जिसमें पूर्वोत्तर मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, पूर्वोत्तर मानसून आमतौर पर शीत मानसून कहा जाता है। इस दौरान हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, जो हिंद महासागर से अरब सागर की ओर बंगाल की खाड़ी पर करके आती हैं, और देश में अधिकांश वर्षा पश्चिमी मानसून की वजह से होता है। देखिएगा, पश्चिमी मानसून की वजह से ये किस तरीके से जो है, देखिए मान के चलें ये हमारे पास भारत का दक्षिणी भाग है। मान के चलें अगर स्थल से अगर समुद्र की ओर अगर मानसून जाएगा तो क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, बहुत कम वर्षा होगी अगर हुई भी तो, क्योंकि इसमें जो नमी नहीं होगी, नमी नहीं होगी। अब जो जो समुद्र से उठ के जो मानसून जाएगा कहाँ, ये जो है मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या होगा, वर्षा अधिक होगी। ठीक है, वर्षा अधिक होगी, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिएगा आगे देखिएगा, हिमालय राज्यों के अधिकतम समशीतोष्ण होने के कारण यहाँ 2 अतिरिक्त ऋतुएं होती हैं। 2 अतिरिक्त ऋतुएं चलती हैं यहाँ पर, पतझड़ और वसंत। परंपरागत रूप से भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। कितनी ऋतु? 6 ऋतु मानी, जिसमें प्रत्येक अवधि करीब 2 महीने की होती है। ये जो है, एक तो वसंत हो गया आपका, ग्रीष्म हो गया, वर्षा हो गया, पूर्व, पतझड़, शरद जिसको बोलते हैं, हेमंत हो गया आपका। ठीक है, और एक हो गया आपका शीत बोलते हैं, जिसे शिशिर बोलते हैं। ठीक है, ये 12 महीनों के हिसाब से 6 ऋतुएं में बांटे जाने का ज्योतिष वर्गीकरण है। कैसा है? ज्योतिष वर्गीकरण पर आधारित है। प्राचीन हिंदू कैलेंडर इस ऋतुओं को उनके महीनों के क्रम में रखता है। ठीक है, प्राचीन हिंदू कैलेंडर जो होता है वो जो है इन्हीं ऋतुओं के महीने के क्रम में होता है। ठीक है, भारत की जलवायु 2 मौसमी हवाओं से प्रभावित होती है, उत्तरी पूर्व मानसून और दक्षिणी पूर्व मानसून। ठीक है, कितनी? 2 मानसूनी हवाओं से प्रभावित होती है। एक तो यह है आपका पश्चिमी पूर्व, और एक होता है दक्षिणी पूर्व मानसून। उत्तरी पूर्व मानसून आमतौर पर शीतकालीन मानसून कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? शीतकालीन मानसून का है, जिसमें हवाएं जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी पश्चिम मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून है। कैसा है? ग्रीष्मकालीन मानसून है, जो कि गर्मी का मानसून कहलाता है, जिसमें हवाएं हिंद महासागर, अरब सागर की ओर, बंगाली खाड़ी की ओर होते हुए जमीन की ओर बहती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा के दौरान देश में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये मैंने आपको अभी बता दिया है किस तरीके से जो है वर्षा का एक वो है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर मानसून हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। पहला कथन है ये, देश में अधिकांश वर्षा उत्तर पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। देखिए, दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समर की बात करें, विंटर की बात करें, तो इस तरीके से जो है मानसून आते हैं। ठीक है, और ये मानसून इस तरीके से जो है इस तरीके से चलता है। दोस्तों ये वाला नहीं, देखिएगा इसमें जो है ये कह रहा है, पूर्वोत्तर मानसून हवाएं स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। देश में अधिकांश वर्षा उत्तर पश्चिमी मानसून की वजह से होती है। उत्तर पश्चिमी मानसून की वजह से देश में वर्षा नहीं होती है, दक्षिणी मानसून की वजह से होती है। किस मानसून की वजह से होती है? दक्षिणी से, उत्तर से नहीं होती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जो दक्षिण से मानसून उठते हैं उसकी ही वजह से जो है वर्षा होती है,
ना कि उत्तर से जो मानसून उठेंगे उससे जो है वर्षा नहीं होगी। वहाँ तो खुद वैसे इतना इतनी ही ज़्यादा गर्म, मतलब वो है शुष्क है। शुष्क का मतलब सूखा है, ठीक है। तो वहाँ की वजह से नहीं, एक जब समुद्र से उठेंगी, जो समुद्र से मानसून उठेगा उसकी वजह से होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल केवल एक जो है इसका सही कथन है, ठीक है। आगे देखिएगा, वनस्पति। वनस्पति की बात करेंगे हम, उष्ण से लेकर उत्तर ध्रुव तक विविध प्रकार की जलवायु के कारण भारत के अनेक प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो समान आकार के और अन्य देशों में बहुत कम मिलती हैं। भारत को 8 वनस्पति क्षेत्रों में बांटा गया। कितने? 8 वनस्पति क्षेत्रों में। वो कौन कौन से? पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, असम, सिंधु नदी का मैदानी क्षेत्र हो गया आपका, एक दक्कन हो गया, गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया, ठीक है, मालाबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। ये जो है 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें कि पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र कश्मीर के कुमाऊं तक फैला हुआ। कहाँ तक? कश्मीर के कुमाऊं तक। इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, इसमें जो है चीड़ का पेड़ मिलेंगे आपको, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनीफर, चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण। देखो चौड़ी पत्ती वाले जो है वन इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि वहां पर वर्षा होगी और उसको जो है फैलने का जो है, पेड़ों को जो है फैलने के लिए एक अच्छा पौष्टिक पानी वगैरह सब कुछ मिलता है। और ना कोई, जब देखो किसी पौधा है कोई, मान के चलो अगर हम किसी तंगी जगह में रखेंगे तो वो वहां पर जो है ना वो सुकड़ने लगेगा वो, ठीक है। और आप उसको अगर खुला वातावरण मिलेगा तो वो एक जो है एक खुल के जो है अपना रूप दिखाएगा, ठीक है। इससे ऊपर के क्षेत्रों में देवदार और नीली चीड़, सनोवर वृक्ष और श्वेत देवदार के जंगल, अल्पाइन क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र के ऊपरी सीमा से 4750 मीटर सबसे अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है, ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे ऊंचे स्थानों से मिलने वाले देवदार, श्वेत भोजपत्र का मतलब जिसमें खाना खाया जाता है, ठीक है, सफेद पत्ते होते हैं, एक सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम से पूर्व की ओर शुरू होता है, ठीक है। पूर्वी हिमालय सिक्किम से जो है, आपने ये मैप इस तरीके से कुछ मैप है, इस तरीके से कुछ मैप है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है शुरू होता है, पूर्व की ओर शुरू होता है। यहाँ से पूर्व की ओर, कहाँ से शुरू होता है? पूर्व की ओर। इसके अंतर्गत दार्जिलिंग, कुर्सियांग और आपके साथ लगे और आप भाग आते हैं, जिसमें असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र सुरमा घाटी नदी, जिसमें सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। सदाबहार का मतलब सदाबहार बिल्कुल हरे भरे रहते हैं, ठीक है, सूखते नहीं है, उसे सदाबहार। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, कथन है पादप विविधता की पुष्टि किससे भारत का विश्व में 10वां, ठीक है, विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। पादप विविधता की दृष्टि से, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, पादप विविधता की दृष्टि से भारत का जो विश्व में है वो 10वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 10वां। ये क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है, एशिया में 4था स्थान। भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार 46,000 पादप, ठीक है, और 15,000 वनस्पतियों की किस्म में पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक है ये, और ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए इसका कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला हुआ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमाऊं तक फैला है। इसके जंगलों में चीड़, देवदार और अन्य शंकु वृक्ष, चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है ये। अगला देखिएगा, पूर्वी हिमालय क्षेत्र सिक्किम के पूर्व में फैला है। इसके ओक, लारेक्स, रालेल्स, मेपलस, बुरुस, भोज वृक्ष पाए जाते हैं। भोज का मतलब भोजपात्र वाले। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, वनस्पति की बात कर लेते हैं हम। वनस्पति की अगर हम बात करें, सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान जो है शामिल हैं इसमें। ये क्षेत्र शुष्क और गर्म, और इसमें जो है प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती हैं।
प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ पे जो है बहुत बहुत बारीक बारीक पत्तियों की जो है वनस्पतियां देखने को मिलती हैं, जो कि नुकीली होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकीली इसलिए हो जाती हैं क्योंकि उनको जो है ना पानी नहीं मिल पाता है, खाद वगैरह वो नई चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो इस वजह से वो जो है तड़पी हुई होती है, तड़पी हुई एक तरह से अगर देखा जाए तो। वो जो है बहुत मजबूत वनस्पतियाँ होती हैं और उनको पानी महीनों नहीं भी, अगर थोड़ा बहुत भी अगर नमी मिल जाएगी बस वो वहीं पे पनप जाएंगी। ठीक है, गंगा के मैदानी क्षेत्र की हम बात करें, अधिकतर भाग में कछारी मिट्टी, जिसमें कि गेहूं चावल गन्ने की खेती होती है। कछारी मिट्टी में जो है गेहूं चावल गन्ने की अच्छी खेती होती है, जिसमें केवल थोड़े से भाग में विभिन्न प्रकार के जंगल हैं। विभिन्न प्रकार के जंगल आते हैं, थोड़े से भाग में ही है, बाकी तो सब में खेती होती है। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में भारतीय प्रायद्वीप की सारी पठारी भूमि शामिल है। पठारी भूमि शामिल, जिसमें पतझड़ वाले वृक्ष के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली झाड़ियाँ के वन हैं। ठीक है, दक्कन के क्षेत्र में। मालाबार के क्षेत्र की अगर हम बात करें, ये प्रायद्वीपीय तट के साथ लगने वाले पहाड़ी तथा अधिक नमी वाली पट्टी है। इसके क्षेत्र में घने जंगल मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है। इस क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक फसलें जैसे नारियल हो गए, आपकी सुपारी, काली मिर्च, कॉफ़ी, चाय, रबड़, काजू, ये व्यापारिक कहलाती हैं। व्यापारिक का मतलब ये जो है आमतौर पे हमारे यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो है व्यापार होता है बाहर विदेशों को। ठीक है, विदेशों में को इसका हम व्यापार करते हैं, इसलिए इसे हम व्यापारी कहते हैं। अंडमान क्षेत्र और सदाबहार, ग्रेव, समुद्री तटीय और जंगल प्लावन संबंधित वनों की अधिकता है। ठीक है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय क्षेत्र, नेपाल हो गया आपका, सिक्किम हो गया, भूटान, नागालैंड, दक्षिणी प्रायद्वीपों में क्षेत्रीय पर्वतीय श्रेणियों में एक देशी पेड़ पौधों की अधिकता है, जो कि दुनिया के अत्यंत कहीं नहीं मिलते। ठीक है, दुनिया में अत्यंत जो है कहीं नहीं मिलते हैं इसके अलावा। ठीक है, कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, ये एनसीईआरटी का जो है आपके लिए मैप है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। हिमालय वनस्पति हो गए, आपके उष्ण कटिबंधीय पर्वतपाती हो गए, शुष्क उष्ण कटिबंधीय वनस्पति हो गई, ज्वारीय वनस्पति हो गई, और आपका ये उष्ण कटिबंधीय सदा हरित, मतलब जो सदा जो हरित रहती है, सदाबहार वन जो होते हैं वो है क्षेत्र है इसमें। ठीक है, इसको आप अच्छे से इसको रीड करेंगे। वनस्पति के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। देखो, वन संपदा की दृष्टि से भारत काफ़ी संपन्न है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पादप विविधता की दृष्टि से भारत विश्व का 10वां, ये अभी मैंने आपको बताया था, और चौथा स्थान है। लगभग 70% भूभाग में सर्वेक्षण करने के बाद अब तक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था जो है उसके जो पेड़ पौधों की संख्या 46,000 से अधिक प्रजातियों का पता लगाया जा सका। ठीक है, लगा जा सका है ये, और अब तक इन्होंने पता लगाया है। कृषि, औद्योगिक और शहरी विकास के लिए वनों के विनाश के कारण अनेक भारतीय पौधे लुप्त हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो कृषि के, औद्योगिक और शहरी विकास में अगर विनाश के कारण अगर हम देखें तो भारतीय पौधे बहुत ज़्यादा लुप्त होते जा रहे हैं। पौधों की लगभग 1336 प्रजातियां लुप्त होने का खतरा है, खतरा मंडला रहा है। क्या होने का? लुप्त होने का खतरा जो है मंडला रहा है। ठीक है, तथा लगभग 20 प्रजातियां 60 से 100 वर्षों तक दौरान जो है दिखाई नहीं पड़ी हैं। संभावना है कि ये प्रजातियां जो है लुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको जो है बहुत ध्यान देना है अपने मानव हित के लिए, कि हम जो है कितना पर्यावरण को हमारा जो नुकसान हुआ है या नुकसान हो रहा है, इसको हम कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण रेड डेटा बुक नाम से लुप्त प्राय पौधों की सूची प्रकाशित करता है। एक रेड डेटा बुक है, उसके अंदर जो है ये लुप्त जो पेड़ पौधे होते हैं उसको जो है ये नोट करता है, और उसको जो है ये पब्लिश भी करते हैं, बताते हैं, जागरूक करते हैं कि आप जो है कितना जो है वनस्पति के प्रति अपनी भावना को प्रकट करें और उससे जो है प्यार करें। प्रेम का मतलब ये नहीं कि उसको चिपटे रहें, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप पालन पोषण करें, जिससे कि हमारा जो है जीवन और अच्छा और स्वस्थ और हवा जो है हमारी साफ हो सके। देखिएगा, क्वेश्चन है, कथन और कारण का एक क्वेश्चन है।
भारत की विशाल जैविक विविधता, परिस्थितियां, प्रणालियां, जनसंख्या, प्रजातियां और उनके आनुवंशिक स्वरूप शामिल है। इस विविधता के कारण भौतिक जलवायु परिस्थितियों में व्यापक भिन्नता को दिखाई जाता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कारण दोनों सही हैं और इसकी आर ए की जो है दोनों पुष्टि करता है। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हम अब कोशिश नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और तो बस आप अब इसे अच्छे से बस खुद से रीड करते रहें। देखिएगा जनगणना की बात कर लेते हैं एक अच्छे जल्दी से, थोड़ा ज़रा फास्ट करके। भारत की जनगणना 2001 में एक की जो 21वीं सदी की तीसरी शताब्दी की प्रथम जनगणना होने के कारण ऐतिहासिक और युगांतर करने वाली थी। देखिएगा 2011 में जो हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। कौन सी वाली? 15वीं। और 2000 अब इस बारी अभी 20 में होनी थी, अब वो होगी 21 में शायद होगी, तो वो हमारी जो अब भी जब भी होगी ये 16वीं जनगणना होगी। ठीक है, की स्थितियों में उनकी जनसंख्या, पृष्ठभूमि, संस्कृति को आर्थिक संरचना के बारे में मानदंड निर्धारित करने वाले आंकड़े उदाहरण करती है। कहने का मतलब ये जनगणना से हमें क्या फ़ायदा होता है? जनगणना से हमें ये फ़ायदा होता है क्या हमारे देश में क्या कितनी जनसंख्या है, या क्या जनसंख्या के ऊपर जनसंख्या निवास कर रही है, कितने क्षेत्र के ऊपर जनसंख्या निवास कर रही है, टोटल डाटा जो है उपलब्ध करा दिया जाता है। भारत में 2011 की जनगणना 1872 के बाद 15वीं जनगणना थी। देखिए मैंने अभी इसका जिक्र किया आपके सामने। तो इससे 2 चरणों के में कराया गया, जिसमें एक मकानों की सूची और आवास की गणना अप्रैल और सितंबर में 2010 में, और दूसरी जनगणना 9 से 28 फरवरी 2011 और शोधनात्मक 1 मार्च से 11 तक संदर्भ तिथि तारीख 1 मार्च से 2011 मानी गई है। बर्फीले क्षेत्र में जनसंख्या की गणना 11 से 30 सितंबर 2010 की अवधि में कराई गई थी, जिस जनसंख्या के अंतिम आंकड़े 30 अप्रैल 2013 को जारी किए गए थे। कब किए गए थे? 30 अप्रैल 2013 को जो है अंतिम आंकड़े सारे जो है जारी कर दिए गए थे। ठीक है, 16वीं जनगणना के बारे में हम देखो आपको बता देते हैं, क्योंकि जब 16वीं जनगणना है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो है 15वीं जनगणना जो है अब खत्म हो जाएगी, 16वीं जनगणना अब शुरू होगी। वर्ष 2021 में जनगणना, देश की 16वीं जनगणना स्वतंत्र रूप से 8वीं जनगणना होगी। ये जो है 2020 में होनी थी, पर ये जो है कोविड-19 की वजह से इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। जनगणना 2021 का विषय थीम जो होगी क्या होगी? जन भागीदारी में जन कल्याण में। जन भागीदारी जन कल्याण से मतलब होता है अगर हम किसी चीज़ में एक हिस्सा लेंगे तो हमारे कल्याण में हिस्सा हो। वो जैसे कि मान के चलो अगर हमारा कोई क्षेत्र, हमारा अगर क्षेत्र अधिकार ज़्यादा है तो हो सकता है सरकार उसको छोटा करके जो है इसमें 2-4 जो है राज्य अलग कर दे, जिससे कि हमारी एक विकास हो सके। जब भी कभी किसी भी राज्य को पृथक किया गया है, बांटा गया है, अलग राज्य बनाया गया है, उसमें जो है उसकी जो है विकास की संभावना अधिक रहती है, और विकास होता ही है। मान के चलो अगर हमारा घर है, एक घर है, इसके अंदर सारे बर्तन रखे हैं, ठीक है, अगर मैं इसमें से ही एक घर और काट लूँ तो मुझे इतने ही बर्तन तो इसमें चाहिए ना। तो बस यही जो है आप इसको समझ लें कि सारा टोटल जो है आपका डिपार्टमेंट या जितने भी सारी चीज़ें आपको जो है दोबारा रखना पड़ती हैं, इसलिए इसका जो है विकास हो जाता है, जिसमें कि लोगों को एक आय का स्रोत अच्छा हो जाता है और उनकी जो है एक अच्छी वृद्धि हो जाती है, लेके शिक्षा से लेके हर चीज़ में। ठीक है, जनगणना की प्रक्रिया में सरकार द्वारा जारी किए गए मोबाइल ऐप का प्रयोग किया जाएगा। किस चीज़ से की जाएगी? मोबाइल ऐप के द्वारा की जाएगी, ना कि कोई रजिस्टर यूज़ किया जाएगा। इस ऐप द्वारा 16 भाषाएं जानकारी दी गई हैं। 16 भाषाओं में ये ऐप जो है जनगणना आपकी की जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए, इसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए जनगणना निगरानी और प्रबंधन पोर्टल जो है व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से जनगणना में लगे कर्मचारी और पदाधिकारियों को कम से कम तथा अलग से अलग भाषाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जा सकेगी। दूसरे लोगों द्वारा स्वेच्छा से जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से रीड कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिएगा जनसंख्या 1 मार्च 2019 के रूप में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। आपका नहीं पता, अब जब जनसंख्या होगी 2021 में तो अब पता चल जाएगा कितनी है। ठीक है, 62.3 करोड़ पुरुष और
पुरुषों की जो संख्या है 62.3 करोड़ और महिलाओं की संख्या 58.7। ठीक है। 2001-2011 के एक दशक की वृद्धि दर में अगर हम देखें 17.64 की जो है प्रतिशत जो है वृद्धि हुई है। अगर हम दशकीय वृद्धि की बात करें, 10 साल की वृद्धि की बात करें, कितने साल की? 10 साल की। ठीक है, 10 साल की वृद्धि की अगर हम बात करें, दशकीय वृद्धि दर कहते हैं उसको। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जैसे कि मान के चलिए उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, और हमारी अगर राय हो तो इसके जो है कई सारे राज्य इसमें से अलग हो जाएं तो अच्छा है, जिससे कि एक नौकरियों का और भी चीज़ों का जो है अच्छा स्रोत बना रहेगा। जो कि इतना बड़ा राज्य पे जब राज होता है तो बहुत ज़्यादा कमी है, ग्राउंड लेवल पे जो कमियां होती है वो सरकार को नहीं पता चल पाती है। ज़्यादा बड़े क्षेत्र में जब कोई सरकार किसी चीज़ पर राज करती है तो वो वहाँ तक का ध्यान नहीं रख पाती है, इस चीज़ को आप मान के चलें। सिक्किम सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक है, सिक्किम जो है सबसे कम आबादी वाला राज्य है, इसको आप याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा वाला ये है, सबसे कम वाला ये है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, इससे प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या को परिभाषित करता है। जैसे कि मान के चलें, ये मेरे पास कोई जगह है, इसमें कितने लोग रह रहे हैं, ये है इसको निर्धारित करेगा। या इसमें कितने लोग कम रह रहे हैं, मतलब अगर कम रह रहे हैं तो कम, और ज़्यादा रह रहे हैं तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से जो है कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, भारत की जनगणना घनत्व 2011 के अनुसार 17.7% की दशकीय वृद्धि के साथ 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। 1991-2001 के बीच सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या घनत्व की वृद्धि हुई है, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई है। और बड़े राज्य बिहार सर्वाधिक जो है सबसे ज़्यादा बिहार में आबादी जो है सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल का स्थान है। लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात जो है 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। कितने? 1000 पुरुष हैं, पुरुष, और 940 क्या है? महिलाएं। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। साक्षरता की बात करते हैं। साक्षरता का मामला क्या है, देखिएगा। 2011 की जनगणना के प्रयोजन के लिए 7 वर्ष के ऊपर की जो आयु वाले व्यक्ति या बच्चे जो भी हैं, बच्चे कहलाते हैं, वे 7 वर्ष के वाले। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उनमें जो पढ़ने लिखने की, देखो अगर बंदा अगर पढ़ता है और लिखता नहीं है, अगर लिखता नहीं है और पढ़ता है, तब भी आपको इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बंदा पढ़ता नहीं है, लिखता है, तभी भी इसको काउंट नहीं किया जाएगा। अगर बंदा दोनों में पढ़ता लिखता दोनों है, तब इसको काउंट किया जाएगा, वो भी 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पहले 1991 में क्या था, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी जो है इसमें काउंट कर लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बस आपको यही इतनी लाइन में यही समझाया गया है। ठीक है, आप इसको खुद से ही पढ़ सकते हैं। 2011 की साक्षरता दर जो है, देश की साक्षरता 73% रही। पुरुषों की जो है 80%, 64% महिलाएं रही। केरल में 94% जो है लोग पढ़े लिखे हैं। भारत देश की 73% है। ठीक है, और केरल में सबसे ज़्यादा जो है साक्षरित महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ठीक है, साक्षरता जो है ज़्यादा है वहाँ पर केरल में। देखिएगा, ये जो है ये चीज़ जो है इंडिया बुक में जो है गलत दे रखी है। ये है 35A। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लें। ये है आपका जो है, इस चीज़ को आप समझ लेंगे क्या है मानचित्र। मैंने आपको जो है फ्रंट पेज आपको शुरू में ही समझा दिया था। ठीक है, बात करेंगे भारत की राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक। दूसरा चैप्टर है हमारा ये। पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, दूसरा चैप्टर है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम बात करें। राष्ट्रीय ध्वज, देखिएगा, भारत की राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसमें कि समांतर 3 रंगों की पट्टियां हैं, जिसके सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है,
मध्य में सफेद और नीचे गहरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, ये है। आप ये ध्यान रखेंगे 2:3 है। मतलब चौड़ाई जो होगी 2 की होगी, लंबाई जो होगी, लंबाई जो है इस तरीके से लंबाई ज्यादा होती है ना, बस तो बस ये 3 है और ये 2 है, बस ये याद रखेंगे आप। इसे चक्र में एक तर्ज का बनाया गया है जिसके व्यास सफेद पट्टी के चौड़ाई के समान है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। जो बीच में जो एक वो बनाया गया है उसमें 24 तिल्लियां हैं, ये बताई गई हैं। ठीक है, ये बताया गया है कि 24 तिल्लियां हैं उसके बीच में। संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को प्रारूप को जो है कब अपनाया था? राष्ट्र ध्वज को ये 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया था। ठीक है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी गैर संवैधानिक अनुदेशों के आंतरिक राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राज्य के चिन्हों एवं और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाए गए हैं बार बार। ठीक है, ये जो बनाया गया 1950 में 12वां अधिनियम बनाया गया था इसके लिए, रोकथाम के लिए, इसका जो है इसके जो है अपमान को लेकर। ठीक है, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनाया गया है इसका, जो 1971 में 69वें संशोधन के व्यवस्था लागू होती है। ठीक है, भारतीय ध्वज संहिता अगर हम बात करें कि अगर हम इसका उल्लंघन करते हैं तो इस तरीके से हमें जो है सजा का प्रावधान है। विधि परंपराओं विधियों के अनुदेशों के सभी साथ रखा गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिक, प्राइवेट संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, कैसे भी आप जो है अच्छे से इसको जो है सम्मान कर सकते हैं, परंतु इसके बारे में राज्य चिन्ह के नामों से दुरुपयोग की रोकथाम की गई है। राज्य चिन्ह की जो 1950 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों के इस विषय पर अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्था के अनुपालन अनिवार्य है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ गया है आपका, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ की अनुकृति है। ठीक है, सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसकी अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है ये तीनों चीजें बिल्कुल ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिएगा ये है आपका अशोक स्तंभ से जो चिन्ह है वो है ये सत्यमेव जयते, नीचे लिखा हुआ है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये 4 शेर बने हुए हैं जो कि हमें 3 ही दिख रहे हैं क्योंकि एक पीछे है। ठीक है, 3D में अगर देखेंगे आप इसको तो एक शेर पीछे भी है। ठीक है, ये अशोक चक्र है जिसमें कि 24 तिल्लियां हैं। यही हमारे जो है राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है इसको। ठीक है, राज्य चिन्ह, भारत की राष्ट्रीय सारनाथ स्थित राज्य चिन्ह है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह देखो ये है, लिख रहा है देखो। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह ये इस मूल स्तंभ से शीर्ष पे 3 सिंह 3 शेर बने हुए हैं, बता रहे हैं, जो कि एक दूसरी ओर पीठ करे हुए बैठे हैं। ठीक है, जो कि हाँ 4 है, 4 सिंह हैं जो कि एक पीछे बैठे हैं, एक पीछे भी है अगर हम देखेंगे तो। इसके नीचे घंटे के आकार का पद्मा के ऊपर एक चित्र, बिलारी, एक हाथी। ठीक है, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक जो है सांड, एक सिंह की भरी हुई मूर्तियां जिसके बीचों बीच चक्र बना हुआ है। ये जो है पीछे भी इनकी जो कुछ आकृतियां हैं, ये घोड़ा है, ये सांड है, चक्री भरता हुआ मतलब मस्ती में, इसके पीछे भी चीजें बना हुई हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राज्य के 3 शेर ही दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, 3 शेर ही दिखाई दे रहे हैं। पट्टी के मध्य उभरी हुई नक्काशी के चक्र है जिसके दाई सांड और वो एक घोड़ा है। देखो सांड है और एक घोड़ा है। ठीक है, घोड़ा है, सांड है, और दाईं ओर छोरों पर अन्य चक्रों के किनारे और जो है आपको घटाकर छोड़ हुए फलक के नीचे मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते, और यह राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग भारत राज्य अनुचित प्रयोग निषेध अधिनियम 2005 के तहत जो है नियंत्रित किया जाता है। इसको है, अगर इसका आप अपमान करते हैं तो इसके आपको दंड मिल सकता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है। बिल्कुल ठीक बात है, बांग्ला में रचित है। इसको जो है क्या किया गया है, इसको जो है हिंदी संस्कृत वर्जन जो है इसको जो है बनाया गया है। राष्ट्रीय गीत बंकिम
बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा मूल रूप से संस्कृत में लिखा गया। बिल्कुल ठीक बात है। ये इसके दोनों आंसर, दोनों ही कथन सही हैं बिल्कुल। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। ठीक है। राष्ट्रीय गान की बात करें, आज की क्लास बहुत लंबी हो गई दोस्तों, आप जो है वीडियो को जो है आप अच्छे से देखें, इसमें आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है। राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीत वृद्ध जनगण मंडल के हिंदी संस्करणों को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। सर्वप्रथम जो है 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको जो है गाया गया था, जिसे जनगण मनगण के समान दर्जा प्राप्त है। ये गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मनगण के समान दर्जा प्राप्त है। वंदे मातरम जो है ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित है और गाया गया। और ये जो है सबसे पहले कहाँ गाया गया था, ये कब गाया गया था? 1896 में। कहाँ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहीं पर इसको गाया गया था। ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत होता है। 22 मार्च 1957 में इसे सरकार के द्वारा अपनाया गया। तीनों कथन बिल्कुल ठीक हैं मेरी नॉलेज के अनुसार। आप ठीक है, तीनों कथन बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है शक संवत पे जो कैलेंडर इस टाइम चल रहा है वो शक संवत पर ही, इसका पहला महीना चैत का ही होता है। ठीक है, चैत का महीना होता है और 22 मार्च 1957 में इसे सरकार के द्वारा अपनाया गया था। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आप इसको अच्छे से दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं। आप बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।